तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान का, फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मतलब राजनीतिक विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, क्या उसके प्रकृति होती है और क्या उसका क्षेत्र होता है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। ये पीडीएफ आपके सामने जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा, उस पर क्लिक करना है और आपके सामने सर्च करना है फाइल वाले सेक्शन में जाकर बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, आपके सामने ये पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ लेना उसको। साथ के साथ अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर पढ़ लेना। और अगर फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस कोने में जाकर, जो शॉप या व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, क्लिक कर देना, यहां से जाकर सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते अपन प्रश्न की तरफ। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में अपन जानते हैं। राजनीतिक विज्ञान आपके सामने एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है जो राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित है। मतलब आपके सामने राजनीतिक विज्ञान क्या है, राजनीति के नाम आते हैं आपके दिमाग में क्या आता है कि उसकी सरकार होगी, ए पार्टी की सरकार होगी, बी पार्टी की सरकार होगी, है ना, यही दिमाग में आता है। और विज्ञान का अर्थ क्या होता है आपके सामने, विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी चीज का अध्ययन करना। तो दोनों शब्दों को जब जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा आपके सामने, इसका अर्थ होगा कोई राज्य व सरकार के अध्ययन से संबंधित। कोई राज्य मतलब जैसे भारत देश है, इसका अध्ययन कर रहे हैं आपके सामने, राजस्थान का आपका जो जिला है उसका अध्ययन कर रहे हो, कोई छोटी से छोटी इकाई से लेकर आपके सामने बड़े से बड़े देश के बारे में अगर आप अध्ययन करते हो, साथ के साथ वहां पर किस प्रकार की सरकार पाई जाती है उसका अध्ययन करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह आपके सामने शक्ति, सत्ता, राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्रक्रिया और व्यवहारों के साथ राजनीतिक विचारों को व्यवस्थित अध्ययन करता है। मतलब राजनीतिक विज्ञान आपके सामने क्या करने का कार्य करता है, यह आपको शक्ति के बारे में बताता है कि किस तरीके से सरकारों के पास शक्ति होती है और किस तरीके से वो क्या करते हैं आपके सामने, सभी के सभी जो चीजें होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। सत्ता, जो लोग सत्ता में बैठे रहते हैं आपके सामने, सत्ता में कहा आपके सामने, जो सरकार में बैठे रहते हैं, है ना, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो आपके सामने जैसे कोई भी पार्टी होगी, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है आपके सामने, यहाँ पर जो अपने बीजेपी की पार्टी है, और कहीं पे और कोई पार्टी चलती है। तो इसी तरीके से जो आपके सामने जो सत्ता में लोग बैठे रहते हैं उनका अध्ययन करते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाएं, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है उस देश में, लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है, तानाशाही की सरकार है, किस प्रकार की शासन है, कुलीन शासन है, ब्यूरोक्रेसी का शासन, किस प्रकार का शासन है, उसके बारे में अपन व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। साथ के साथ किस प्रक्रिया और व्यवहार के साथ आपके सामने जो ये सब की सब जो राजनीतिक जो चीजें हैं, राजनीतिक चीजें चलती हैं, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, राजनीतिक विचारों को व्यवस्थित तरीके से ढंग अध्ययन करने के तरीके को क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मतलब जो राजनीति से संबंधित जितने भी जो विचार हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित ढंग से अगर अध्ययन किया जाए, हर चीज को, सत्ता में बैठे लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कौन सी सरकार है, कैसे अपने शक्तियों को प्रयोग व दुरुपयोग करते हैं, किस प्रक्रिया के तहत ये सरकार और सत्ताएं चलती हैं, इन सब चीजों को अगर अपन व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि समाज के मूल्य आधिकारिक निर्धारण, मतलब ऑथोरिटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज कैसी होती है। मतलब समाज है वो इन सत्ताधारियों, सत्ता में काम करने वाले व्यक्तियों, सत्ता की प्रक्रियाओं के साथ किस तरीके से सामंजस्य बैठाते हैं, उन मूल्यों को किस तरीके से आपके सामने जो निर्धारित किया जाता है, जिसके हिसाब से सभी चीजें चलती हैं, उसी को राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? सीधी सीधी बात यही है कि सत्ता में जहाँ कोई भी पार्टी है वो किस तरीके से सरकार चलाती है, वो किस तरीके से शक्ति में रहती है, किस तरीके से अपने शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग करती है, कैसे अपने पुलिस का, प्रशासन का किस तरीके से प्रयोग करके अपनी सत्ता को चलाने का प्रयास करती है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसी को राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। अब इसमें एक सबसे अच्छा कमेंट अगर किसी व्यक्ति ने किया तो वो नजर आता है अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल एक बहुत ही शानदार आपके सामने राजनीतिक वैज्ञानिक रहे। उनके द्वारा कहा गया राजनीति विज्ञान का सर्वोच्च विज्ञान है,
अरिस्टोटल का क्या आपके सामने देखने को मिला स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप इसको लिख के आते हो आपके सामने 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब अरिस्टोटल ने यही कहा कि राजनीतिक विज्ञान है वो सबसे बड़ा विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है। समझ में आ गया? गार्नर ने इसे राज्य व सरकार के अध्ययन के रूप में बताया। गार्नर ने क्या कहा कि ये राज्य व सरकार के अध्ययन है एक प्रकार का। क्या बताया गार्नर ने? कि सरकार और राज्य हैं उसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। डेविड स्टर्न ने माना समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन को, मतलब उन्होंने क्या माना कि समाज में जो मूल्य होते हैं ना उसका आधिकारिक आवंटन है, मतलब जो संस्कार है, सरकार किस तरीके से चलती है, समाज किस प्रकार से चलता है, उसके बारे में जो व्यवस्थित तरीके से बताया जाता है जिस विज्ञान के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है? समाज राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो तीनों साइंटिस्ट को अच्छे से नाम याद कर लेना, पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा। अब राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति कैसे कैसे उसका नेचर, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने जो राजनीतिक विज्ञान है उसका कला के रूप में क्या महत्व है। राजनीतिक विज्ञान को कला माना जाता है क्योंकि ये मानव व्यवहार, नैतिकता और मूल्यों से संबंधित है। इसका कोई निश्चित सार्वभौमिक नियम भी नहीं होता है। मतलब ये एक प्रकार के आपके सामने, अगर इसको कलात्मक रूप से देखें, कलात्मक रूप से मतलब जिसके अंदर हर चीज का मिश्रण हो, तो इसमें अगर किस प्रकार का राजनीतिक विज्ञान दिखाई पड़ेगा? इसमें मानव का व्यवहार। भाई मानव का व्यवहार किस तरीके से? एक लोकतांत्रिक सरकार का कोई राजा है, सत्ता में रहने वाला व्यक्ति, एक तानाशाही का है और एक राजशाही का। तीनों में अंतर देखना आप, क्या व्यवहार में अंतर मिलेगा। लोकतांत्रिक में जो सत्ता में रहेगा जो व्यक्ति है ना, वो उसको जनता की, प्रजा की बात सुननी पड़ेगी, प्रजा जो कहेगी उसी हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। अच्छा, जो राजतांत्रिक में, उसमें क्या होगा, वो खुद थोड़ी बहुत 50% खुद की चलाएगा है ना, और 50% मतलब जो अपनी जनता की, जनता ने कह दिया तो उसके मन में आएगी तो लागू कर देगा, नहीं मन में आएगी तो नहीं करेगा। तानाशाही में नहीं सुनेगा जनता की बिल्कुल भी, खुद की चलाएगा। समझ में आ गया? तो यही सब चीज आपके सामने दिखाई पड़ती है, यही चीज जो जनता होती है उस पर भी लागू होती है। उनका व्यवहार भी प्रजा के जैसी सरकार होती है वैसा ही आपके सामने जो जनता उसका भी व्यवहार देखने को मिलता है। तो राजनीतिक विज्ञान का कलात्मक रूप यही है कि उसमें अपन मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, नैतिकताओं और मूल्यों का अध्ययन करते हैं। मतलब नैतिकता और मूल्य क्या होते हैं आपके सामने, कि किस किस आधारों पर, कौन कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर सरकार है वो अपना कार्य करे, इसके बारे में बताया जाता है। यह कोई निश्चित सार्वभौमिक नियम नहीं होता है, यह एक सुशासन और बेहतरीन राजनीतिक व्यवस्था बनाने में की कला सिखाता है। अगर अपन विस्तार से समझें, अगर बड़े स्वरूप में समझने का प्रयास करें, तो यह कोई एक सार्वभौमिक नियम नहीं है कि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर सरकारें चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता आपके सामने। लेकिन ये एक प्रकार की जो ये नियम चलते हैं, जैसे सरकार कानून बनाती है ना, सरकार अलग अलग प्रकार की विदेश नीतियां लागू करती है, सरकार जो आपके सामने जनता के हक के लिए फैसले लेती है। तो ये कोई निश्चित नियम नहीं है कि भारत में नियम लागू हुआ तो वो फ्रांस में भी लागू होगा, वो आपके सामने इटली में भी लागू होगा, जरूरी नहीं। हर देश अपने हिसाब से अपने नियमों में बदलाव करता है। किसके लिए? एक सुशासन के लिए, बेहतरीन लोगों को सरकार मिले, जनता के हक में फैसले हो और अच्छे से राजनीतिक व्यवस्थाएं चले। समझ में आ गया आपको अच्छे से? जैसे आपके सामने कोई सरकार है, उसने अगर बहुत अच्छे से सुशासन चलाया तो फिर से रिपीट होगी। समझ में आ गया? विज्ञान के रूप में, आधुनिक दृष्टिकोण में एक विज्ञान मानता है, यह अवलोकन करता है, अनुभवजन्य डाटा संग्रहण करता है। अगर ये तो कला के रूप में अपन ने समझ लिया, कला के रूप में क्या था भाई, नीति, नियम, आपके सामने नैतिकता, मूल्य व सिद्धांत आते हैं। समझ में आ गया? विज्ञान में क्या आएगा? विज्ञान में अपन अध्ययन करते हैं चीजों का, तो वही देखने को मिलेगा। इसमें आपके सामने अवलोकन, चीजों को निर्धारण करना, अनुभव, डेटा संग्रह करना, मतलब किस किस प्रकार के जो लोग हैं वो किस प्रकार से, आप ये नहीं सोचते कि एग्जिट पोल आ गया है ना, जनता का मूड क्या है, इस सरकार से खुश है, ना खुश है, इस नीति से खुश है ना। तो यही वैज्ञानिक रूप है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन करने का। आपने सुना होगा ना कि उस नेता की लोकप्रियता बढ़ी, उस नेता की लोकप्रियता बढ़ी, जनता का मूड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सुनते हो ना ये सब चीजें। यही सब चीजें आपके सामने देखने को मिलती है वैज्ञानिक रूप से। समझ में आ गया? इसमें आपके सामने लोगों के जो डेटा लिया जाता है, अलग अलग तरीके से चीजों को वर्गीकरण किया जाता है और सामान्यकरण के माध्यम से सिद्धांतों को क्या किया जाता है, समझाया जाता है। व्यवहारवाद के उदय के साथ राजनीतिक विज्ञान ने वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया। व्यवहारवाद जैसे आना शुरू हुआ, उसी के साथ जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें जो अलग अलग प्रकार की जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसको भी धीरे धीरे अपनाना
शुरू कर दिया गया। समझ में आ गया आपके सामने। व्यवहारवाद के साथ साथ क्या हो आपके सामने, राजनीतिक विज्ञान में जितनी भी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसमें भी आपके सामने क्या देखने को मिली, बढ़ोतरी देखने को मिली। साथ के साथ मतलब चूंकि एक मानव के अनिश्चित व्यवहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए भौतिक विज्ञान शुद्ध व सटीक विज्ञान नहीं है। तो भाई इसमें ऐसा है कि आप पूर्णतः विज्ञान नहीं बोल सकते। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके सामने बायो जैसे विषय होते हैं जिनमें अपन क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से हर चीज को समझ सकते हैं। लेकिन ये एक भावनात्मक चीजें ज्यादा है इसमें। समझ में आ गया। राजनीतिक विज्ञान भावनाओं से जुड़ी हुई है, मानव के व्यवहार से जुड़ी हुई है, तो इसमें पूर्ण रूप से आप डेटा का उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए तो एग्जिट पोल विफल हो जाते हैं। एग्जिट पोल में बताया जाता है एक ही सरकार बनेगी, बन जाती है बी की। क्यों बनती है? क्योंकि मानव व्यवहार से संबंधित चीज है। इंसान ने बताया कि भाई मुझे तो ये पार्टी अच्छी लग रही है, लेकिन एंड टाइम में उसके मन में आया कि बी पार्टी को वोट दूंगा, बी पार्टी को वोट दे देता। तो यही है, सटीक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा पाना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक प्रकार का विज्ञान है सामाजिक विज्ञान, लेकिन मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ तो एकदम सटीक आंकड़े डाटा बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पे राजनीतिक विज्ञान को आपको मुख्यतः देखने को मिलती है। पहला पॉइंट आपके सामने, सरकार, राज्य और सरकार का अध्ययन। यह राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य व कार्यों के अतीत व वर्तमान के भविष्य का अध्ययन करती है। मतलब अगर अपन विस्तार से पढ़े जो राजनीतिक विज्ञान है, ये राज्य किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई, समझ में आ गया। कैसे भारत, जैसे भारत का उदाहरण लो तो भारत कैसे एक लोकतांत्रिक देश बना, समझ में आ गया। उसकी प्रकृति कैसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो पाकिस्तान में भी है, लोकतंत्र तो आपके सामने रशिया में भी है। लोकतंत्र के दावा तो किम जोंग भी करता है उत्तर कोरिया में। क्या वहां पर लोकतंत्र है? कितनी मात्रा में लोकतंत्र है, इन सबको समझा जाता है। उद्देश्य, कोई सरकार है, जनता है, वो किस उद्देश्य से कार्य करना चाहती है। काफी बार समझते हो ना, ये पूंजीवादी सरकार है, ये समाजवादी सरकार है। समझ में आ गया ना आपके सामने, नरमपंथी सरकार है, गर्मपंथी सरकार है, लेफ्टिस्ट विंग की है, राइटिस्ट विंग है। सुना होगा ना आपने, क्या होता है ये सब चीजें, ये उद्देश्य। अगर कोई सरकार इंडस्ट्रियल उद्योगपतियों के लिए ज्यादा काम करती है, उसी को पूंजीपतियों की सरकार बोला जाता है। जो ज्यादा जनता के हक के फैसले लेती है उसको समाजवादियों की सरकार बोला जाता है, जो समाज के हर व्यक्ति के हर वर्ग का ध्यान रखता है। तो यही है, राजनीतिक विज्ञान में इन सब चीजों का भी, कौन कौन से उद्देश्य सरकार नीतियों का निर्माण कर रही है उसका भी अध्ययन किया जाता है। सरकार किस तरीके से कार्य करती है, उनका अतीत कैसा है और वर्तमान कैसा और भविष्य किस प्रकार का होगा, सभी की सभी चीजों का भी अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अतीत है, जो आपका जीवन में अतीत होता है उससे सीखकर इंसान अपने वर्तमान का निर्माण करता है और भविष्य के उद्देश्य लेकर वर्तमान में कार्य करता है। तो अतीत है, उससे सीखना और भविष्य की कल्पना करना, दोनों से मिलकर आपके सामने क्या होता है, आपके सामने शानदार वर्तमान का निर्माण होता है। तो जैसी नीतियां अगर सरकार वर्तमान समय में लागू करेगी, अगर आज जो सरकार फ्री में जो पैसे बांट रही है उसका नुकसान आज आपको फायदे दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में वो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गहरी चोट पहुंचाने वाले हैं। इसी चीज का जो अध्ययन किया जाता है, इसी को राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार के अलग अलग अंगों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विधायक पालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका शामिल है। आप सबको पता है, एक लोकतांत्रिक परंपरा में एक सरकार में सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि उसके अलग अलग अंग भी होते हैं। जैसे विधायक पालिका, जो संसद में बैठे हुए लोगों को देखते हो, वो फैसले लेते हैं आपके लिए कानून बनाते हैं, आपके लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। वो कौन कहते हैं? उन लोगों को विधायक पालिका के नाम से जाना जाता है। कार्यपालिका, जो विधायक पालिका के अंदर बैठे हुए लोग, जैसे मंत्री जी ने कानून बना दिया लोकसभा में बैठ के या विधानसभा में बैठ के, उन सबको लागू कौन करेगा? उन सबको लागू करेंगे आपके सामने नीचे जितने सरकारी अधिकारी हैं वो लागू करते हैं, और इनको कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। और विधायक पालिका और कार्यपालिका सही से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो किसका अध्ययन करती है? वो उसको किस नाम से जाना जाता है? न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। भाई कोई कानून बना दिया वहां पर बैठ के संसद में, अच्छे से वो जनता के हाथ में फैसला नहीं था, वो जनता नाराज है उस चीज से, तो क्या न्यायपालिका उसको खारिज भी कर सकती है। तो ये सब चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? इसी को राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे राज्य और राज्य सरकारों के अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है।
अगले वाला पॉइंट आपके सामने मानव व्यवहार का अध्ययन करना। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक प्रक्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों और समूहों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब राजनीतिक विज्ञान में आपके सामने जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, समझ में आ गया आपके सामने। जैसे मतदान में लोगों का कैसा व्यवहार है, राजनीतिक समीकरण में लोगों का कैसा व्यवहार है, और राजनीतिक संस्कृति में लोगों का किस प्रकार का व्यवहार है, सभी के सभी चीजों का अध्ययन विस्तार से किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। मतलब आप देखते हो या आपने काफी बार आंकड़ा सुना होगा कि युवा है वो वोट देने में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते, सुना है ना आपने। राजनीतिक समाजीकरण कि किस जाति को कौन सी सरकार है वो ज्यादा महत्व देती है, कौन सी ओबीसी को ज्यादा महत्व दे रही है, कौन ईबीसी को दे रही है, कौन एससी एसटी को दे रही है। ये जो राजनीतिक समाजीकरण का जो आपके सामने क्या होता है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भारत में मुख्यतः बटा हुआ रहता है। साथ के साथ राजनीतिक संस्कृति, कौन सी पार्टी है जो समाजवाद को मानती है, कौन सी कुलीनवाद को मानती है, कौन सी आपके सामने दोनों को साथ लेकर चलती है, कौन धर्म के नाम पे राजनीति करती है, कौन व्यक्ति विकास के नाम पे राजनीति करती है, कौन सी पार्टी। तो इन सब चीजों को, जितनी प्रक्रियाओं को विस्तार से समझा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने शक्ति और सत्ता का अध्ययन करना। राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय शक्ति और सत्ता है। भाई अगर कोई भी व्यक्ति है जो सत्ता में बैठा हुआ है या फिर जो भी चुनाव लड़ता है, उससे पूछोगे कि भाई आपको क्या करना है, सबको सत्ता में आना है, सबको शक्ति में आना है। तो मेन विषय ही राजनीतिक विज्ञान का यही है कि जो सत्ता और शक्ति में बैठे हुए लोग किस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, क्या उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, या फिर उस शक्ति का कैसे प्राप्त की जाती है। भारत में सर्वशक्तिशाली व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उस व्यक्तित्व के उस पद तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति किस तरीके से कार्य करता है, कैसी विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ता है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, शक्ति और सत्ता के अध्ययन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं। यह अलग अलग प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, जिसमें लोकतंत्र, तानाशाही, संघवाद, एकात्मक जैसी चीजें देखने को मिलती है। मतलब जो राजनीति में जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, चाहे उसमें लोकतंत्र की बात करें, चाहे अपन तानाशाही सरकार की बात करें, चाहे संघवाद की बात करें, चाहे एकात्मकता की बात करें। समझ में आ गया आपके सामने। जो अलग अलग प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार में जनता की ज्यादा चलती है, एक तानाशाही सरकार में ना जनता की चलती है, ना समाज की चलती है, ना कोई संघ की चलती है, ना कोई मंडली की चलती है तो सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है। समझ में आ गया। संघवाद में किसकी, छोटे छोटे जो अलग अलग राज्य होंगे, जैसे अमेरिका है वो एक संघवाद है, वहां पे छोटे छोटे जितने राज्य हैं सभी राज्यों के पास शक्तियां हैं, सभी राज्य अपने अधिकार प्राप्त कर रखे हैं उन्होंने, और उसी अधिकारों का प्रयोग करके वो सत्ता का उपभोग करते हैं और सत्ता का निर्माण भी करते हैं। समझ में आ गया। साथ के साथ चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से कार्य करती है, दबाव समूह किस तरीके से कार्य करते हैं, और राजनीतिक दल किस तरीके से कार्य करते हैं, इन सब चीजों का जब अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसी को किस नाम से जाना जाता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया विस्तार से आपको। अगले वाला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों, यूएनओ, अंतरराष्ट्रीय कानूनों, विदेशी नीतियों व व्यवसायिक समस्याओं का भी अध्ययन शामिल है। मतलब इसमें जो अलग अलग प्रकार की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इसका भी अध्ययन किया जाता है कि कैसे कोई देश में तानाशाही, कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तुरंत आपके सामने जो यूएनओ आ जाएगा, यूनेस्को आ जाएगा, समझ में आ गया आपके सामने, यूनिसेफ आ जाएगा। तो इन सब चीजों के जो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, भाई अगर कोई दो देश आपस में उल्लंघन कर रहे हैं एक दूसरे के कानूनों का, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हो। एक दूसरे के देश है वो आपके सामने कैसी विदेश नीतियों को लागू करते हैं, और जो अलग अलग प्रकार की जो वैश्विक समस्याएं हैं, उन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, आपके सामने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराएं। ये विचार आपके सामने प्लेटो, मार्क्स, लोक के द्वारा दिए गए। मतलब अलग अलग विचारधारकों के द्वारा किस तरीके से विचार दिए गए, प्लेटो के क्या विचार थे, कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे, जॉन लॉक के क्या विचार थे, इन सब चीजों को भी अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। साथ के साथ जो विचारधाराएं होती हैं, उदारवादी विचारधाराएं होती हैं, जिसमें उदारवाद कैसे काम करता है, समाजवाद कैसे काम करता है, फासीवाद कैसे काम करता है,
उन सब चीजों के सिद्धांतों को भी अपन विस्तार से पढ़ते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। सारी की सारी चीजें अपन विस्तार से अध्ययन की जाती हैं। किसमें? आपके सामने राजनीतिक विज्ञान। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा पढ़ी, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को पढ़ा। सारी की सारी चीजें अपन ने क्या कर ली है? विस्तार से पढ़ी है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।